बखैर, सलाम है सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, मौसम के मिजाज एक बार फिर से नर्म हो गए हैं। सुबह सवेरे कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई है जिसने मौसम खुशगवार बना दिया है। ये वही मगरबी हवाओं का सिलसिला है जो 3 रोज पहले शहर में पहुंचा था और अपने साथ बारिशें भी लाया था। महकमा मौसमियात ने आज भी कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई कर दी है, जबकि दूसरी जानिब कोरोना वायरस की बात करें तो माहिरीन सर जोड़े बैठे हैं कि जल्द से जल्द इस वायरस का तोड़ निकाला जा सके, क्योंकि कोरोना वायरस हर दिन एक नई कहानी को जन्म दे रहा है। क्लोरोक्विन मेडिसिन जो एक उम्मीद की किरण थी कि क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए, अब उसका इस्तेमाल रोक दिया गया है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत आने लगे हैं और उसके इस्तेमाल से मरीजों के दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी हैं। जबकि दूसरी जानिब कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के मेंबरान ने होम आइसोलेशन की तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी है, जिसमें होम आइसोलेशन की गाइडलाइन भी तैयार कर ली गई है। SOPs भी तय हो गई हैं। मुल्क में और शहर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल पर प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, मून रॉक की आपने डिटेल्स जानी है। यकीनी तौर पर ये रॉक वही लोग खरीद सकते हैं जिनको नवादरात का शौक होगा या कुछ अनोखी चीजें रखने का शौक होगा। आगे बढ़ते हैं जी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। जेल स्टाफ की पोस्ट अपग्रेडेशन की असूली मंजूरी भी दी गई है। डिटेल्स जानते हैं रिपोर्ट में। सिविल सेक्रेटेरिएट दरबार हाल लाहौर में प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की निफाज का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब ने किया। उस्मान बुज़दार ने बटन दबाकर सिस्टम की बाकायदा लॉन्चिंग की। PMIS का पंजाब की 7 जेलों में फौरी तौर पर आगाज कर दिया गया है। प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए कैदियों, स्टाफ, इंतजामी और दीगर उमूर की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा सकेगी। वज़ीर आला ने पंजाब की तमाम जेलों में PCO कायम करने की मंजूरी दे दी। 10,000 कैदियों की गुंजाइश बढ़ाने के लिए मजीद तामीरात का भी फैसला। जेलों में नए वाशरूम बनाने और लॉन्ड्री सिस्टम भी अपग्रेड करने की मंजूरी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कैदियों को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा ने कहा कि कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। 1584 कैदियों को लाहौर की गुंजान जेलों से दूसरे मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। कैंप जेल में 100 बेड्स का अस्पताल पूरी तरह फंक्शनल है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 100 साल बाद पहली मरतबा जेल मामलात में बाकायदा इस्लाह की जा रही है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी अब कोशिश की जा रही है कि हर मैदान में IT का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए ये प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम का भी इफ्तिताह किया गया है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे महंगाई के तूफान की, जिसने लोगों की जिंदगियाँ दो भर करके रख दी हैं। वजूहात क्या हैं, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई के तूफान की बात करें जाहिद साहब, ये फ्रूट्स की जो है ये गरीब बेचारे के लिए तो ख्वाब ही बन के रह गया। अब तो मीडियोकर्स के भी पहुंच से बाहर हो गया, मिडिल क्लास भी नहीं खरीद पा रहा। गरीब के लिए तो खैर फ्रूट गुज़श्ता कई सालों से जो है एक शजरे ममनुआ बना हुआ है। इसको उसकी खरीदारी, एक केला होता था जो कि उसका कुछ थोड़ा सा भरम रख लेता था, वो रेडियो पर 40-50 रुपए दर्जन फरोख्त होता था। लेकिन माशाल्लाह जब से इसकी डिमांड बढ़ी है, थोड़ा सा एक लोगों का होता है फ्लेवर के लिए फ्रूट चाट एक, तो ये फ्रूट चाट की जितनी चीज़ें हैं वो इस वक्त आपको कम अज़ कम, अगर आपने 4 से 6 लोगों की फ्रूट चाट बनानी है अफ्तारी के लिए तो 500 रुपया तो आपका कम अज़ कम है। सिर्फ सादा सी अगर आपने सिर्फ जिसमें खरबूजा, केला और 2-3 डाल के बनाने हो, मतलब खरबूजा इस वक्त 100 रुपये से कम जो कमतर क्वालिटी का है 100 रुपये से कम कहीं नहीं आपको मिलेगा। केला जो तीसरे दर्जे का है वो 100 रुपये तक का, उससे ऊपर 180 रुपये दर्जन भी केले दस्तयाब इस वक्त मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो ये 2-3 आजकल वैसे ही सीज़न ऐसा है कि ये 2-3 ही फल ऐसे हैं जो कि मार्केट में मौजूद हैं। बाकी तो या तरबूज है, अब तरबूज भी आमतौर पर 20 से 30 रुपये इस सीज़न में हो जाया करता था, लेकिन अभी तक 60 रुपये किलो से नीचे नहीं आया। अब एक तरबूज का मतलब 60 रुपये किलो का मतलब है कि अगर आपकी जेब में 400 रुपया है तो आप एक तरबूज खरीद सकते हैं, वरना नहीं खरीद सकते। कहने को 60 रुपये किलो है वो, लेकिन उसके लिए 400 रुपया होना लाजमी है, वरना वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसपे कभी शायद इन्होंने बैठ के सोचा ही नहीं कि इसे हमने किस तरह कंट्रोल करना है। एक वक्ती तौर पे आता है
वो छापे मार दो, पकड़ लो, होर्डिंग एक्ट ले आओ, फलाना ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट ले आओ। ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक्ट लेके आए, क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं हुआ। क्या खरबूजे सस्ते हो गए हैं? लीमू आखिर कहीं ज़ख़ीरा ही है ना जो निकल के आ रहे हैं, जो इसे 400 पर 500 रुपये मार्केट में बेच रहा है बंदा, उसने कहीं रखे हुए तो लेके आ रहा है ना इस वक्त। बिल्कुल आज तक कितने लीमू वाले पकड़ लिए हैं इन्होंने। वो ये ऐसे ही वो फार्मूले अप्लाई करते हैं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, ऊपर सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं किया जा रहा है। जब तक लॉन्ग टर्म पॉलिसी, ये महकमा ज़राअत जब तक सोया हुआ नहीं उठेगा, जब तक रिसर्च नहीं होगी, जब तक अपनी फी एकड़ पैदावार नहीं बढ़ाएंगे हम, तो ये कुछ नहीं होगा। चाहे जो मर्जी कर लें, चाहे कोई वजीर आज़म आ जाए, चाहे कोई वजीर आला आ जाए, ये कुछ नहीं होने वाला जब तक डिमांड और सप्लाई बेहतर नहीं करेंगे, रिसर्च बेहतर नहीं करेंगे। ना उम्मीद हो गए हैं। अब्दुल कादिर, मुझे ये बताइए कि महंगाई का तोड़ यूटिलिटी स्टोर, ये नारा है यूटिलिटी स्टोर्स का। पहले रमजानुल मुबारक से लेकर आज 12 रोजे गुजर चुके हैं, ना वहाँ पर खजूर मौजूद है और ना वहाँ पर बेसन मौजूद है। इसमें जो है वो सिद्रा, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जो बेसन है उस पर भी तकरीबन 20 रुपए की सब्सिडी दी गई है। चीनी जो है उसके ऊपर मतलब वो मिलेगा ही नहीं। अब यही बात है ना कि आप सब्सिडी थोड़ी कम दे दें, कागजों में दे रहे हो। अब जो है वो लोग क्या करते हैं कि वो चीज़ें जो हैं वो जायद खरीदना शुरू कर देते हैं, पहला। दूसरा ये है कि सप्लाई, जो जिस तरह जायद साहब ने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई, जब तक जो है वहाँ पर मार्केट में जो हमारी गल्ला मंडियाँ हैं वहाँ पे जब तक जो है वो चीनी के ढेर नहीं लगे होंगे, दालों के ढेर नहीं लगे होंगे, ख़रीदार जो खपत जो है वो सप्लाई से कम नहीं होगी, कीमतें जो हैं वो कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगी। एक सादा सी मिसाल ये है कि अमरूद जो है वो कहा जाता है कि पंजाब का ऐसा फल है कि जिसको शायद पंजाबी भी मुंह नहीं लगाते। सड़कों के किनारे जो है वो अमरूद मिला करता था। हम जो है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, आप सड़कों के किनारों से तोड़ के खा रहे हैं, मतलब इस तरह भी होता है। अब वही अमरूद जो है वो 220 रुपए किलो तक पहुंच चुका हुआ है, बिल्कुल छोटे वाला, और वो बिल्कुल 300 रुपए किलो, जो अच्छे अमरूद है 300 रुपए किलो अमरूद। और आप अगर सेब की बात करें तो सेब जो दर्जा अव्वल का जो सेब है वो इस वक्त 350 रुपए से जायद नरकों पे फरोख्त किया जा रहा है। और इनकी कीमतें बढ़ने की बड़ी वजह यह है, जैसे केले की बात कर रहे थे तो केले की कीमतें हो गई, अमरूद की कीमतें, सब ये जो फलों की कीमतें, इसकी भी जो है वो खपत में इजाफा हुआ है। इसलिए इजाफा हुआ है कि वो लोग जो फास्ट फूड खाते थे, हमारी एक जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास या अशराफिया, वो जो फास्ट फूड एलीट क्लास खाती थी, अब वो कोरोना वायरस के पेश नज़र अपना जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा है। अब उसकी वजह से भी जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है। और केले की बात करें तो केला जो है वो लॉकडाउन से पहले 40 रुपए 50 रुपए दर्जन बहुत अच्छा मिल जाता था। मैंने देखा है ठेलों पर 40-50 रुपए दर्जन। जाहिद साहब, अब मुझे ये बताइए आपके, अब हम भी डिमांड सप्लाई की बात करते रहते हैं, ज़िला इंतजामिया के पास, अफसरान के पास बस एक ही उज़र होता है, सप्लाई डिमांड में गैप आया, जिस भी हो गया। जब पूरी मार्केट में चीनी मौजूद है, जब पूरी मार्केट में बेसन मौजूद है, पूरी मार्केट में खजूर मौजूद है, तो फिर सिर्फ यूटिलिटी स्टोर्स पर क्यों सप्लाई डिमांड में गैप आ रहा है? फिर पूरी मार्केट में अगर गैप आया है तो फिर नहीं मिलनी चाहिए ना चीज, कहीं कहीं से मिले, पता चले भाई महंगाई हो गई है, चीज मिल ही नहीं रही। यूटिलिटी स्टोर जितनी मर्जी सब्सिडी दे ले, अभी भी बहुत बड़ी तादाद आवाम की वहां नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत पोर्शन 10%, 15%, 20% लोग कह लो जो कि वहाँ से खरीदारी करते हैं, वरना लोग आम मार्केट से खरीदारी करते हैं। मतलब इस वक्त लाहौर शहर में बेसन जो है वो 230 रुपए किलो बेचा जा रहा है आम। और उसका जब आप लेंगे, ये जी हमने खुद निकलवाया है, ये असली दाल का है, ये फलां का है, खुद पिसवाया है, तो ये 230 है। अगर आपने आम लेना है तो ये पड़ा जी ये 180 ले लें आप, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि घर जाके वो पकौड़ा बनेगा या क्या बनेगा उसका, वो आपकी किस्मत है। तो मतलब ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें लोगों ने बाकायदा कैटेगराइज की हुई है और बाकायदा फखर से बताते हैं कि ये असल है जी, ये आप इस कीमत पे ले लें और ये आप ले लें, ये आपकी मर्जी है, ये डीसी काउंटर है, ये डीसी काउंटर है, इस पे हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। तो बोले जहाँ ये सूरत हाल हो कि क्वालिटी पे इतना कंप्रोमाइज और खाने पीने की चीजों पे कि बेसन तो बेसन एक, उसका इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट तो एक ही है ना, चना दाल, बिल्कुल। उसका इसका मतलब है कि या तो वो दाल खराब है जो सस्ता बेच रहा है, या उसमें किसी और चीज की अमेजिश की जा रही है। वरना अगर एक बंदा 230 बेच रहा है, 170 या 180 बेच रहा है, क्यों बेच रहा है वो? कि उसका जब बुनियादी जो जूस है, जो खाम माल है वो एक है, उस पर मेहनत एक है, उसी तरह उसकी क्रशिंग होनी है, उसी तरह रगड़ाई होनी, उसी तरह पैकिंग होनी, ये मतलब क्या
मतलब ये कोई प्लास्टिक की चीज तो नहीं है ना कि ये प्लास्टिक जरा हल्की क्वालिटी का है। सवाल मेरा अभी भी वही है कि चाहे वो सब्जियों की बात हो, चाहे वो फ्रूट्स की बात हो, चाहे वो ये खजूर की उसकी बात हो, आपने यूटिलिटी स्टोर की बात मार्केट में चीजें मौजूद है, हमारे स्टोर्स पे नहीं है, वहां पे सप्लाई गैप आया हुआ है। नहीं, स्टोर्स पे इसलिए नहीं होती कि जब ये सब्सिडी देते हैं तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा लोड पड़ेगा इन पे माली का, सब्सिडी का। कागजात में दे दी कि अगर 10 किलो चीज उन्होंने बेची है तो उन्हें 200 रुपए बोझ, माली बोझ हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ा। अगर वो 40 किलो बेचेगा तो उसको 400 रुपया बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो हुकूमत पे भी एक माली बोझ है कि जहाँ वो 5 अरब की सब्सिडी दे रही है, अगर वो वापस सामान वहाँ पे पहुंच जाए तो वो 5 अरब की सब्सिडी इनको 20 अरब देनी पड़ेगी उन चीज़ों के लिए। तो वो हुकूमत की भी और इंतजामी की कोशिश होती है कि बस ठीक है, जितनी ज़रूरत, जिससे लोगों को सांस आता रहे कि एक आ रहा है ग्राहक, चले उनसे कुछ ना कुछ दे दो, और यूटिलिटी स्टोर का रिस्क भी चलता रहे, इनकी तनख्वाहें भी चलती रहें, इनका काम भी चलता रहे और आवाम को भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता रहे। बस इतना वो उन्होंने रखा हुआ है। बाकी उससे भी बहुत बड़ी रिलीफ मिलने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सिवाय चीनी के। मतलब इस वक्त कोई इतना बड़ा मार्जिन किसी चीज़ में नहीं है। चिकन की कीमतें अब्दुल कादिर मदनी, चिकन जो है वो अगर ब्रायलर गोश्त की बात की, 3 रोज में 53 रुपए अभी जो है वो बढ़ना है। और अभी मार्केट्स बंद हैं अभी तो अभी बिल्कुल जिस तरह अभी तो हुआ ये है कि जो पैदावार है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा, क्योंकि जो है ब्रायलर की जो पैदावार है ब्रायलर फार्म के अंदर, ये उसकी पैदावार और उसकी नशोनुमा का यही टाइम पीरियड होता है जितना जो है एक लॉकडाउन का तकरीबन 1.5 माह तक जो है ब्रायलर तैयार होता है। अब हुआ ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त जो ब्रायलर फार्म्स में था वो तो निकलता रहा तरतीब के साथ, कीमतें डाउन भी हुई थी एकदम बिल्कुल। 100 ये कीमतें जो हैं वो 146 142 रुपए तक गई हैं। और लॉकडाउन अभी आप ये देखें 142 रुपए से कीमतें जो हैं वो 153 रुपए तक पहुंच चुकी हुई हैं। 111 रुपए पर केजी बढ़ चुका हुआ है ब्रायलर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो डिमांड एंड सप्लाई, क्या महकमा जो लाइफ स्टॉक था उसे नहीं पता था कि ये लॉकडाउन के अंदर जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं उनमें ब्रीडिंग, उनमें हैचरिंग जो है वो नहीं हो रही है, और आगे जाके ये बहुत बड़ा बहरान भी बन सकता है कि अगर इस पे तवज्जो ना की गई। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये है कि ज़बरदस्ती जो है वो रेड लिस्ट में कीमत नीचे की जाएगी सिर्फ दिखावे के लिए, वो कागजी कार्रवाई ना कि सर साहब काम कर रहे हैं और जो है वो महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। ज़बरदस्ती कीमतों को जो है वो प्रेस किया जाएगा और उसके बाद ये होगा कि मार्केट में उन कीमतों के बरक्स जो है वो शहरियों से दाम वसूल किए जाएंगे और उस पे जो है वो हमारे जो जुर्माना करने वाले जो प्राइस कंट्रोल वगैरह हैं उनको भी कारकर्दगी दिखाने का मौका मिलेगा और वो एक ये भी बताने का मौका मिलेगा कि जी इस माह हमने 8 लाख रुपया या 20 लाख रुपया जो है वो जुर्माना किया। उस जुर्माने से किसी गरीब एक आदमी को 1 रुपए का रिलीफ नहीं है। रिलीफ तभी होगा जब कीमतें कम होगी। जुर्माने या इंक्वायरियों की तो चीनी एक सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब अब्दुल कादिर मदनी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और तमाम मसाइल भी बताए हैं, हल भी बताया है कि जब तक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, इदारों में कोलैबोरेशन नहीं होगी, ये महंगाई का तूफान नहीं थम सकता। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बात की जाए तो हर गुजरते दिन के साथ बहुत सारे नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें कोरोना वायरस के पहले तो हम देख रहे थे कि साइन एंड सिम्टम्स में सिर्फ फ्लू था, जुकाम था, खांसी थी, कोई सांस लेने में दुश्वारी थी, ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे थे। लेकिन अब बरतानवी तहकीक के मुताबिक इसके कुछ मुनफरिद साइन एंड सिम्टम्स भी बताए गए हैं, जिसमें आपकी बॉडी पे एलर्जी हो जाती है, नीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा है कि ये भी एक अलामत हो सकती है कि इस बंदे में कोरोना वायरस है। एक और रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि सूंघने की या फिर जो आपके ज़बान के जायके के जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी मुतासिर हो जाते हैं। सूंघने की हिस्स मुतासिर हो जाती है, जायका आपको किसी चीज़ का महसूस नहीं होता, ये भी कोरोना की अलामत हो सकती है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, तहकीक हो रही है,
इसी हवाले से क्लोरोक्विन के हवाले से, जो कि एक कहा जा रहा था कि एक दवा है जिसे तजवीज़ किया जा रहा था, पूरी दुनिया में इस्तेमाल भी किया जा रहा था, हमारे यहाँ भी किया जा रहा था, गुज़िश्ता रोज़ भी हम इस पर बात करते रहे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसको इस्तेमाल नहीं करना, यानी इसको इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। किन सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है, किन सूरतों में इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है, बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नुमान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से आपका ताल्लुक है, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद वहीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर इमराज सीना है, लाहौर जनरल अस्पताल से आपका ताल्लुक है, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन जो कि सजेस्ट की जा रही थी सीरियस पेशेंट्स को, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं जो अब इसको मना किया जा रहा है? उसमें ऐसा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, एक तो पहले उसकी वो ट्रम्प साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, और उसकी जिन लोगों को ज़रूरत थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बीमारी, तो उनके इस्तेमाल में फिर वो शॉर्ट पड़ गए उन मरीजों के लिए बेचारों को जिनकी ज़रूरत है, और लोगों ने प्रोफिलैक्सिस के लिए यूज़ करनी शुरू कर दी जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं थी। तो इवन थोड़ी सी बेसिक साइंस में इन विट्रो स्टडीज़ में एविडेंस थी कि इट मे किल द वायरस एंड दैट वे इट मे बी हेल्पफुल, लेकिन यह है कि जब उसके भी ट्रायल्स हो रहे हैं, सो अभी भी उसके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इट हार्म्स और हेल्प्स। तो जिन लोगों ने भी उसको दवाई को लेना है वो डॉक्टर से मशवरा करके अस्पताल में जो दाखिल हैं लोग उनके लिए रिकमेंडेड है फिलहाल, और उनके अंदर भी वो एक ट्रायल का हिस्सा बन के तो फिर करें। अभी ब्राज़ील से एक छोटी सी स्टडी आई थी तो उन्होंने उसको अर्ली टर्मिनेट कर दिया क्योंकि लोगों में कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, जो हार्ट की तरफ से एक कंसर्न आती है कि अगर इस दवाई को एजिथ्रोमाइसिन के साथ कॉमनली यूज़ किया जाता है तो उसके साथ दोनों से खासतौर पे मिलकर इस्तेमाल करें तो ECG पे एक होती है QT इंटरवल, वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो उससे एरिथमिया का रिस्क जो कि काफ़ी जानलेवा सडन कार्डिक अरेस्ट कॉज कर सकता है कुछ लोगों में, वो बढ़ जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से मशवरा करके विद केयरफुल मॉनिटरिंग के साथ इस दवाई को लेना चाहिए। खुद से घर में लोग जिस तरह ले रहे हैं उस तरह नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको भी वो दवा तजवीज़ नहीं की जा रही, उनको भी नहीं अभी उसके ऊपर ट्रायल हो रहे हैं, US में भी ट्रायल चल रहे हैं और पाकिस्तान में भी कुछ ट्रायल शुरू हुए हैं कुछ सेंटर्स में, तो आई थिंक उनके रिजल्ट्स अवेटेड हैं। अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है सपोर्टिंग वन वे और दी अदर कि जी उसको बिल्कुल ही रोक दिया जाए या ले लिया जाए, बट जब शुरू करें तो उसके लिए एक सर्टन हमारी कार्डिक की तरफ से प्रोटोकॉल्स हैं कि ECG बेसलाइन हो और उसके फिर शुरू करने के बाद चेक किया जाए कि वो QT इंटरवल बढ़ तो नहीं रहा, तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट डोज पे जब आप क्लोरोक्विन को देते हैं तो उस पर मॉनिटर की जाए। तो उसके लिए उन्होंने डिफरेंट कार्डियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके ऊपर प्रोटोकॉल इशू कर दिया हुआ है जो ECG का फॉलो करना चाहिए आप जब क्लोरोक्विन के साथ ट्रीटमेंट। मैं यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत कर दूँ, पल्मोनोलॉजी वाले जरा, ये बहुत अहम दवाई है और इसका काफ़ी अरसे पहले से जिस डॉक्टर साहब ने बड़ा जिक्र किया प्रोफिलैक्सिस में भी इसको देते हैं जिसका कोई रोल नहीं है, बट ट्रीटमेंट के हिसाब से आप जिक्र करें, आप बड़े बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्रिटिकल पेशेंट्स में इसको रोका जा रहा है। तो अभी हमारी कल ही मीटिंग हुई है हेल्थ मिनिस्टर साहबा के साथ सेक्रेटरीट में, तो वहाँ पे तमाम पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट सारे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे डिसाइड ये हुआ कि हम माइल्ड से मॉडरेट केसेस में तो इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, पर जो क्रिटिकल इल पेशेंट है जो वेंटिलेटर्स पे है तो वहाँ इसका फिलहाल इस्तेमाल हमने रोक देना है। वजह उसकी वही जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि एक तो क्रिटिकली पेशेंट इल होता है, हमें ऑलरेडी नहीं पता कि वो कार्डिक स्टेटस में किस तरह का है मरीज। उसके अलावा वो बहुत सारी दवाइयाँ साथ मिल रही थी, इसमें एंटीबायोटिक्स है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, तो ये वो तमाम दवाइयाँ जब वो 3-4 दवाइयाँ हैं, बाज़ लोगों को हम एंटीवायरल भी दे रहे, तो आपस में रिएक्ट करके पर्टिकुलरली एरिथमिया जो QT इंटरवल है प्रोलॉन्ग हो जाता है, और उसमें फिर चांसेस ये हैं खुदा ना खास्ता पेशेंट कोरोना या इन्फेक्शन से तो नहीं, पर वो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग्स जैसा कि कार्डिक कॉम्प्लिकेशन उससे, तो इनका इस्तेमाल जो क्रिटिकल केसेस में फिलहाल उसमें रोका गया है। पर उससे पहले जो पेशेंट माइल्ड से मॉडरेट में है सिम्टम्स के साथ, उसमें 4 से 5 दिन में अभी भी रिकमेंडेशन है कि ओरल फॉर्म में हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी है। ठीक डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं उनमें भी ये दवा देने के कोई साइड इफेक्ट सामने आए हैं कि वो कहा जा रहा था कि कोई दिल की जो धड़कनें हैं वो उनकी बेतरतीब हो जाती हैं जिसकी वजह से कोई वो क्रिटिकल साइड पे चले जाते हैं? जी बिल्कुल, इससे दिल की धड़कन आपकी बेतरतीब हो सकती है, खास तौर पर अगर इसको हाई डोज में लिया जाए या इसको दूसरी दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं एजिथ्रोमाइसिन या क्विनोलोन ग्रुप की जो कॉमन मॉक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह एंटीबॉडी उनके साथ कंबाइन किया जाए तो वही वो ECG में ऐसी QT इंटरवल प्रोलॉन्गेशन आती है, उसके साथ सीरियस किस्म की बेतरतीबी धड़कन की हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। तो इसलिए बगैर डॉक्टर के रजू किए जो लोग खुद से दवाइयाँ घर में ले रहे हैं वो बिल्कुल ना लें, कि पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए।
डॉक्टर से मशवरा करके डिस्कस करके तो उसको दवाई को शुरू करा जाए। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप माहिर अमराज़ सीना भी हैं, ये ENT तो समझ आता है कि ये ज़ुकाम हो गया जो इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, फिर उसके बाद ज़बान का जायका चले जाना या फिर कोई चीज़ की स्मेल ना आना वो भी समझ में आता, लेकिन ये जिल्द पे निशान आना, ये जो साइन एंड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या फिर अब बताए जा रहे हैं, इनका कोई ताल्लुक है ENT से या फिर इस मामले से? देखिए, मैं आपको बताऊं, ज़ाहिर है जैसे आपने बात की रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सबसे कॉमन है, बिल्कुल, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसमें वायरीमिया भी होता है। वायरीमिया से मुराद है कि वायरस जो है ब्लड में सारी बॉडी में फैल सकता है। तो पहले भी एविडेंस मौजूद है कि डिफरेंट किस्म के वायरल स्किन इन्फेक्शंस करते हैं, डिफरेंट किस्म के स्किन लीजन्स आ सकते हैं वायरल इन्फेक्शंस में। जिस तरह कि आपने अभी नाक का बंद होना कहा, वो तो ऑफ कोर्स नाक में जब इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होती है तो हदूद बढ़ जाते हैं, उससे ऑब्स्ट्रक्शन और स्मेल का होना रुकना बिल्कुल हो सकता है। इस तरह डायरिया एक कॉमन सिम्टम्स है, उसमें जब ब्लड में घूमता है तो स्किन पे मुख्तलिफ किस्म के लीजन, जिसमें छोटे मोटे दाने निकलना, या इसके अलावा मैं एक और बात कहूँ, कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं हमारे पास, कि थ्रोम्बोइड छोटे छोटे क्लॉट्स ब्लड में फिरते हैं इसकी वजह से, वायरस की वजह से। जब वो क्लॉट्स किसी पेरिफेरी की आर्टरी को जाके रोकेंगे तो उससे आगे का एरिया थ्रोम्बोज हो जाएगा और वहां पे ब्लैकनिंग शुरू हो जाएगी, तो वो भी स्किन लीजन में आता है। तो इस लिहाज से ये जो स्टडीज अब आनी शुरू हुई है, मैंने भी आगे स्टडी अभी देखी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के पस्ट्यूल्स हैं, फिर वेजिकल फॉर्म है, छोटे छोटे दाने हैं, वो स्टडी उन्होंने बिल्कुल की है। पर इसमें बहुत ज़्यादा एविडेंस अभी फिलहाल हमारे सामने नहीं आया और ना पाकिस्तान से कोई ऐसा कंसर्न आया कि हम देखें कि उसमें स्किन लीजन बहुत कॉमन हो रहे हैं। ठीक, डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर साहब जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि अगर स्किन पे कोई ऐसे प्रॉब्लम होता है, ये क्या बॉडी में हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं? स्किन में वायरल इन्फेक्शंस की वेरियस मैनिफेस्टेशंस हो सकती हैं, लेकिन वो जो थ्रोम्बाई की बात करें तो उससे कुछ एविडेंस आ रही है कि जो आपकी शरानें होती हैं और पूरे जिस्म में वो सर्कुलेट कर रही होती हैं, खून पहुंचाती हैं, तो उनमें खून जम रहा है, क्लॉट कर रहा है। जी बिल्कुल, क्लॉट कर रहा है और माइक्रो वेसल्स में माइक्रो थ्रोम्बाई बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी अब एविडेंस आ रही है कि आपको जो आपके ऑर्गन्स बॉडी के जो डैमेज हो रहे हैं उन थ्रोम्बाई की वजह से बनने से की वजह से भी डैमेज हो रहे हैं। तो बल्कि एक डिस्कशन ये भी हो रही है कि क्या हम रूटीन में जो ब्लड थिनर प्रोफिलैक्सिस के लिए देते हैं, क्या उससे ज़्यादा डोज भी दी जाए ब्लड थिनर की, ताकि वो थ्रोम्बाई बनने का चांस कम रहे। और उसके अंदर कुछ चीज़ें चेक करते हैं, खून के टेस्ट, डी डायमर वगैरह, अगर वो हाई हैं तो हम शायद ब्लड थिनर ज़्यादा यूज़ करें। उसके ऊपर कंसेंसस स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन काफ़ी लोगों ने उस पर डिस्कशन किया है कि हम ब्लड थिनर्स भी शुरू करें ताकि उस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क कम कर दिया जाए, वो जो खून जमने की है। अब खून जम क्यों रहा है, उसकी वेरियस वजूहात हैं कि शरानों के अंदर वो वायरस की इन्फ्लेमेशन की वजह से जो नालियों के अंदर प्लाक होता है वो टीयर कर जाता है, या डायरेक्ट वेसल को डैमेज होती है, या कभी कभार एडवांस्ड इन्फेक्शन में लोग कहते हैं DIC एक स्टेट होता है, उसमें वैसे ही आपका हर जगह क्लॉटिंग का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाता है जब बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सेप्टिक शॉक में। तो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं उसके सिलसिले में जो कि प्रपोज किए गए जिसकी वजह से क्लॉट बन जाते हैं। इससे ये जो आपके ब्लड में या वेसल्स में जो भी आप बात करें, शरियानों में छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे, तो क्या इससे हार्ट डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाएगा? इसमें हार्ट की तरफ से जी काफ़ी जब अस्पताल में लोग दाखिल जो होते हैं उनमें ऑलमोस्ट 15 से 20% की अगर रूटीन में ट्रोपोनिन टेस्ट होता है जो कि हार्ट अटैक की डैमेज का मार्कर होता है, उसको चेक करें तो वो हाई आएगा। ठीक है, अब मेजॉरिटी में ये एक सेकेंडरी इंक्रीज है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन। अब वो क्यों हाई आ रहा है, कभी कभार डायरेक्ट डैमेज वायरस की हार्ट मसल को, या यही जो थ्रोम्बाई बन रहे हैं ये शायद दिल की शरानों में भी बन जाएं, माइक्रो थ्रोम्बाई जो हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें अफेक्ट कर सकती हैं। बट डायरेक्ट हार्ट, और कुछ लोगों ने एक्चुअली हार्ट अटैक की तरफ से प्रेजेंट किया है कि पहले हार्ट अटैक के साथ आए ECG पे और उनको हमने एवेल्यूएट किया, बाद में उनकी शरानें ठीक थी, लेकिन इट वाज ऑल रिलेटेड टू कोविड के ये इन्फेक्शन जो थी उससे हो रहा था। लेकिन वो प्रेजेंटेशन डायरेक्ट रेयर ही है, लेकिन फिर भी ट्रोपोनिन हाई होना 15 से 20% लोगों में हार्ट की डैमेज नज़र आती है। और ट्रीटमेंट वही सपोर्टिव ही देनी है जो वायरस की ट्रीटमेंट है, लेकिन इन लोगों की मोर्टेलिटी यानी कि इनकी अमवात का शरह बढ़ जाती है जिनकी ट्रोपोनिन हाई आती है, और ये सिक मरीजों में आमतौर पर ज़्यादा देखी जाती है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। जो थ्रोम्बाई की बात हो रही है, ये मायोकार्डाइटिस है, वो तो डायरेक्ट वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट के जो पट्टे हैं उनको डैमेज होता है, जिसको हम कहते हैं कि मायोकार्डाइटिस हो गया और उसमें जो हार्ट का फंक्शन है वो डिक्रीज कर जाता है, हार्ट फेलियर में मरीज जा सकता है और सडन डेथ भी उसमें हो सकती है। और जो एम्बोलाई है, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिस तरह के स्मॉल क्लॉट्स हमने कहा पेरिफेरल वेसल्स में जाते हैं या हार्ट के वेसल्स में, जो कॉमन इस वक्त है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से मुराद ये है कि जो लंग की वेसल्स हैं
उसमें सप्लाई जाती है और वो रुक जाती है। ठीक। लंग की जब सप्लाई रुक रही है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ, और वो बिल्कुल उतना ही शदीद हो सकता है जितना कि हार्ट अटैक शदीद हो सकता है। तो बहुत सारे पेशेंट्स की जो हमारी मौत, हमें अभी इसका नहीं पता पाकिस्तान में या दुनिया में स्टडीज ऑटोप्सीज हुई हैं, उसमें आई है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक कॉज है। तो उसको रोकने के लिए जिस डॉक्टर साहब कहते हैं कि ब्लड थिनर है, अब वो रिकमेंड किया जा रहा है कि हम मॉडरेट से सीवियर केसेस में तमाम को प्रोफिलैक्सिस तौर पे यानी कि एहतियाती तौर पे उसको शुरू कर दें। लेकिन डॉक्टर साहब, जो जिन पेशेंट्स में बिल्कुल कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है उनको कोई भी दवा तजवीज़ नहीं की जाती और सिर्फ उनको आइसोलेट किया जाता है, ऐसा ही है? अच्छा, आप हमें ये बताइए कि जो लोग अपने घर में हैं, रूटीन में है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी टेस्टिंग हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, ठीक? तो ऐसे लोग जो कि घर में हैं, एहतियात भी कर रहे हैं, जो हम बताते हैं नाक को ना छुएं, मास्क पहने, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जो कि अपने घरों में रहते हुए लोगों को अपनानी है और वो सिर्फ डॉक्टर्स ही बता सकते हैं? कुछ खाने पीने में कोई स्टीम का हम सुन रहे थे, इस तरह का कोई मामला हेल्पफुल होता है हमारी बॉडी के लिए? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एहतियात के बारे में अब तो खैर महीना डेढ़ महीना गुजर गया, कोई मीडिया ऐसा नहीं है, कोई चैनल ऐसा नहीं है सोशल मीडिया के जहाँ पे एहतियातें ना बताई जा रही, पोस्टर्स तक लगे हैं। तो डॉक्टरों के उसके बाद मशवरे के बाद ये तमाम एहतियातें आई। तो मेरे ख्याल जो घर में मरीज हैं उनको वही एहतियातें करनी है। हरगिज कोई ऐसी बात नहीं कि उनको कोई दवा तजवीज़ कर दी जाए कि वो दवा लेनी शुरू कर देते हैं आपके तौर पर। अगर माइल्ड से सिम्टम्स किसी को हैं तो नज़ला जुकाम में पैरास्टामोल बुखार हो जाता है या फ्लू की दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है, पर जनरली ये जितनी दवाइयाँ हम नाम ले रहे हैं जिस पे आपने ये प्रोग्राम भी किया, इनकी हरगिज घर में जरूरत नहीं है। नहीं। सिर्फ एहतियात करनी है, वो वही चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ को बार बार धोना है, मास्क लगाना है, बाहर जाना है तो एहतियात करनी है। लॉकडाउन की पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से नरम हो रही है, ज़ाहिर है बहुत बड़े बड़े वहाँ पे मशवरा देने वाले लोग बैठे हैं तो वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस मामले में। तो लॉकडाउन का जो इफेक्ट है वो अब शायद कुछ कम हो जाएगा और 9 मई से तो बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि खत्म, क्योंकि ईद भी आने वाली है, साथ कोरोना पेशेंट वो भी देखना पड़ेगा हमें। तो घर में बहुत एहतियात की जरूरत, दवाइयों के हिसाब से जरूरत नहीं है, बाकी एहतियात बहुत जरूरी है। खासतौर पर बुजुर्गों को आप बिल्कुल भी अपने करीब ना आने दो। जो जवान लोग बाहर जाते हैं, अंदर आए, मास्क लगा के बाहर गए, घर में अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों को या खासतौर पर जिनमें अंडरलाइन कोई डिजीजेज हैं उनको डिस्टेंस पे रखें। उनको कोशिश करें कि वो बहुत ज्यादा गैदरिंग्स में ना लेके जाएं। तो एहतियातें तो वही हैं। यहाँ खास मैसेज मेरी और डॉक्टर साहब की तरफ से होगा कि अपने आप से कोई भी दवाई बिल्कुल शुरू ना करें, और अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो अस्पताल जाएं, अपना टेस्ट करवाएं कोविड का, और अगर वो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज बड़े आराम से करवा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हार्ट पेशेंट्स के लिए ये यकीनी तौर पर ज्यादा खतरनाक है। अभी तक पूरी दुनिया में जितनी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जितनी तहकीक हो चुकी है, कितने परसेंटेज अगर हम बात करें कि हार्ट पेशेंट एट रिस्क है? सो जनरली जिन लोगों में भी दूसरी बीमारियां हैं, शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज, जिनको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, खासतौर पे हार्ट की प्रॉब्लम के साथ दिल के पट्टे भी कमज़ोर हैं, जिनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का भी मसला है, उन लोगों में अगर ये हो तो उनमें अमवात का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और ख़ासतौर पर अगर आपकी उम्र भी ज़्यादा हो साथ तो उसमें और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब का है कि उन लोगों में ऑलरेडी इम्यून सिस्टम का इशू आ जाता है, और वैसे दूसरी बीमारियों की वजह से जब ये कोविड की इन्फेक्शन होती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक दैट इज़ मोर एन इशू रादर देन कि वो हार्ट की वजह से उनको कोविड लगता है। हार्ट के पेशेंट को अगर इन्फेक्शन हो तो उनके लिए वैसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ मोर ऑफ एन इशू इस तरह के। डॉक्टर साहब, कोई हमारे यहाँ एक बहुत ट्रेंड है सेल्फ मेडिकेशन का, कि हम हर घर में एक डॉक्टर ज़रूर मौजूद है, और जो बंदा, कोई हमसाया कह रहा है फलां दवाई खा लो जी, वो खा ली, कोई खाला की बेटी ने वो खाई थी वो ठीक होगी, यानी सेल्फ मेडिकेशन। क्या आप समझते हैं कि कोई ऐसा पेशेंट जो कि कोविड का पॉजिटिव हो, उसको मालूम भी ना हो, और वो कोई दवाई खा ले और उसका रिएक्शन हो जाए और वो उसकी सीरियस कंडीशन हो जाए, ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं? नहीं, देखिए बार बार बात यही हो रही है कि घर में कोई दवाई नहीं लेनी। अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, बुखार हो रहा है, मरीज ने अपना कोई दवाई भी ले ली और वो रिजॉल्व नहीं हुआ फीवर खांसी उसका, तो जाहिर है उसको फिर आजकल के सिनेरियो में जरूर देखना है कि वो कोविड है। क्योंकि सबसे पहले डॉक्टर साहब, लोग घरों में रहते हुए जो कहा जा सकता है एंटी एलर्जी बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, उनका कोई एविडेंस नहीं है जी, एंटी एलर्जीज लेने का कोई फायदा नहीं है। पर अगर फ्लू है हल्की फुल्की 2-4 दिन के लिए जो डॉक्टर्स के मशवरे से ले सकते हैं, पर अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं सिम्टम्स तो ऑफकोर्स उसको फिर कोविड के लिए जाना है। और अगर कोविड का टेस्ट होने के बाद मरीज को ये लग रहा है कि भी सिर्फ नजला जुकाम खांसी ही है, तो सिंपल डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई ले। पर अगर उसके सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई है पेशेंट को, और उसका रेस्पिरेटरी रेट, सांस की लेने की जो शरह वो बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी बीमारी के असरात हैं वो लंग्स पे अब असर होना शुरू कर रहे हैं, तो उसकी फौरी तौर पर अस्पताल में जाकर दाखिल होने, अंडर सुपरविजन ट्रीटमेंट होना चाहिए, घर में बिल्कुल ट्रीटमेंट ना करें। डॉक्टर साहब, ये कहवों का इस्तेमाल या फिर स्टीम लेना, गर्म पानी लेना, ये हमारे सिस्टम को हेल्प कर रहा है?
नहीं, ये सारी मिथ्स हैं। अच्छा। इसमें कोई भी एविडेंस इतना स्ट्रांग है, बल्कि मैं कहूँगा एविडेंस है ही नहीं इन चीजों का कि हम गर्म पानी नाक में डालें, गर्म पानी पिए। आजकल हमारे पास मरीज आते हैं, हम कहते हैं मैं रोजाना सुबह उठ के सांस रोक के टेस्ट करता हूँ, उसका कोई एविडेंस नहीं। ये बात बड़ी एक वो है कि पता नहीं 10 सेकंड के लिए सांस रोके तो आप अपने बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अपने वीडियो बना के तो फेसबुक पे, सोशल पे लगा रहे हैं, हकीम है, नॉन हकीम है, क्वैक्स है, कि ये करें वो करें, और लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इनका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है। कोई मसला है तो डॉक्टर से रजू करें, डॉक्टर उसको बताएंगे क्या करना है, कौन सा टेस्ट करना है। काफी ज्यादा व्हाट्सएप डॉक्टर्स लोग बन गए, बट उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोगों के लिए भी ये मैसेज कि आप प्रॉपर वेबसाइट्स पे जाके, WHO की वेबसाइट पे जाएं या गवर्नमेंट की जो हेल्थ की वेबसाइट है उस पे जाएं, उधर जो इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो करें। इस तरह व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा फॉल्स रूमर्स सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से बड़ी कंफ्यूजन और नुकसान ज्यादा है। हार्ट की तरफ से मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ब्लड प्रेशर की तरफ से मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि दवाइयों का 2 ACE इनहिबिटर्स और ARB क्लास की दवाइयां होती है जो बहुत कॉमनली ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्रेफर्ड चॉइस होती हैं। तो उनके ऊपर एक शुरू में आया था कि भी शायद उनकी वजह से ये कोविड का मसला और खराब होता हो जो वो दवाई ले रहे हो, लेकिन इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। आप अपनी BP की दवाइयां जिस तरह ले रहे थे उसी तरह लेते रहे। इनफैक्ट अभी उसके ऊपर अभी ऑनगोइंग ट्रायल है कि वो जो लोग ये दवाई ले रहे थे उसको रोक के तो उसको दूसरी पे स्विच करके देखेंगे और कुछ लोग इसी दवाई पे रखेंगे, देखेंगे कि नुकसान है कि नहीं। तो ट्रायल हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ लोग कहते हैं शायद फायदा हो, क्योंकि जिस रिसेप्टर से जाके वायरस लगता है वो ARB क्लास जो उस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, तो वो सोच रहे हैं शायद फायदा ही हो जाए उस BP की दवाई को। तो इसलिए उस दवाई के सिलसिले से काफी लोगों ने वो व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़े और आगे हमें पास ऑन करें। तो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि उस दवाई की तरफ से अभी कोई रोकने की जरूरत नहीं है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आई है, जो कि हम आपस में सारे पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट भी अपने सेंटर्स में डिस्कस कर रहे थे और जो बाहर भी देखने में आई है, एक बड़े आर्टिकल भी आए इसके ऊपर कि वेयर हैव ऑल द स्टेमीज गॉन। जो हार्ट अटैक फुल ब्लोन वाले होते हैं वो कम हो गए, इमरजेंसी में उस तरह आ नहीं रहे। एग्जैक्टली, इमरजेंसीज नहीं आ रही, अस्पताल खाली होकर रह गए। जो उसकी अब हम वी डोंट नो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म कि लोग शायद वैसे ही टेंशन नहीं लेते। मेरे पास पर्सनली लोग आए हैं ऑफिस में जो कि 2-3 दिन बाद देर से आए हार्ट अटैक की वजह से, तबीयत जब ज्यादा खराब है तब वो तो कोविड के डर से निकल नहीं रहे थे, इमरजेंसी में नहीं आ रहे थे। तो इसका भी ध्यान करना चाहिए कि ये नहीं कि क्योंकि कुछ बुजुर्ग लोगों में तो बढ़ा है बिल्कुल, तो कुछ बुजुर्ग लोगों में, एल्डरली में एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है कि उनमें जो हार्ट अटैक है वो प्रॉपर हॉलीवुड तरीके से चेस्ट पेन में वो नहीं होती। अगर सांस बढ़ा है, छाती में हल्का फुल्का भी दबाव है तो उनको फिर टेंशन ले लेनी चाहिए उसके लिए। ये नहीं कि वो घर बैठे हार्ट अटैक होता रहे उसकी टेंशन ना लें। आई मीन एक ये वजह हो सकती है वो टेंशन नहीं ले रहे। दूसरा स्ट्रेस कोविड की वजह से तो बड़ा है, लेकिन वर्क स्ट्रेस कम हो गया, घर में बैठे हैं, रिलैक्स हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ताज़ा हवा होगी, जरा हवा बेहतर होगी। आई डोंट नो, वी डोंट नो द मैकेनिज्म राइट नाउ। ये ट्रैफिक स्ट्रेस कम है, इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है कि व्हाट मे बी द रीजन। इनफैक्ट मैंने अपने इसके ऊपर कहा भी है कि रिसर्च के लिए कि अपने फेलोज के साथ डिस्कशन में थे कि करें कि इस 2 महीने जो गुजरे हैं और पिछले साल के 2 महीने में कितना फर्क आया, और तो क्लियरली नंबर्स तो नजर आए, बट उस पर परसेंटेजेस भी कैलकुलेट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि इंसान को पता चल जाए कि उनके लंग्स जो हैं वो कितने हेल्दी हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है या कितना वीक हो चुका है? नहीं, ये अगर तो आप जनरल पब्लिक की बात करें तो उसमें तो शायद ये जरूरत ही नहीं है। अगर वो सांस प्रॉपर तरीके से ले रहा है, बैठा जैसा कि मैं बैठा हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप बैठे, तो इनको कोई ताकत चेक करने की हरगिज़ भी जरूरत नहीं है। रूटीन की एक्सरसाइजेज है, आपको पता चल जाता है कि अगर आम अनकस्टम्ड एक्सरसाइज के साथ सांस फूल रहा है तो फिर आप रुजू कर सकते हैं डॉक्टर को। पर अगर कोई बीमार जैसा दमे का मरीज है, COPD का मरीज है या कार्डियक मरीज है, तो उनमें ज़ाहिर सांस चढ़ता है। तो खास तौर पे हम जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम एक टेस्ट करते हैं स्पायरोमीट्री। उस पर हम फिर लंग्स की ताकत को चेक करते हैं कि कितना लंग फंक्शन डिक्रीज हुआ। पर जनरली वो आजकल कोविड के दौर में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो मरीजों को फूंक मरवाना, तो जनरली अगर हर कोई मरीज आके कहेगा जी मेरा सांस का टेस्ट करें, फूंक मारे, तो उसमें फिर यही कि वो एरोसोल जनरेशन और बीमारी फैलने के चांसेस ज्यादा है, तो वो भी रिकमेंड नहीं किया जा रहा आजकल बिल्कुल। तो तमाम वो प्रोसीजर या तमाम वो टेस्ट जिसमें डर है, या वो इलाज जिसमें डर है कि एरोसोल जनरेशन होंगी और डॉक्टर्स या करने वाला मेडिकल हेल्थ केयर उससे अफेक्ट हो सकता है या उसके अजीज अपने अफेक्ट हो सकते हैं, ऐसी चीज कोई हमें करनी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब हमें ये बता दीजिए, जो ऐसे पेशेंट्स है घर में मौजूद है, उनको कोई हार्ट का ऑपरेट हो चुका है या फिर किसी छोटी मोटी हार्ट डिजीज में वो मुब्तला है, उनके लिए क्या ज़रूरी है कि हर 6 महीने के बाद या फिर जैसे ही मौसम गर्मी का आता है, सर्दी का आता है, तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जो दवाएं हैं उनमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए? उसमें यह है कि डॉक्टर के मशवरे से फॉलोअप रखें, डिपेंडिंग ऑन के पिछले ब्लड टेस्ट ठीक नहीं थे या तो उनको फिर जल्दी बुला लेते हैं हम चेकअप के लिए, बट डॉक्टर से मशवरे के साथ रेगुलर फॉलोअप करें। ये नहीं कि एक बार स्टेंट डलवा लिया, बाईपास हो गया तो 3 साल तक डॉक्टर की नहीं दिखाया। तो हर 3 से 6 महीने बाद या साल बाद जिस तरह डॉक्टर मुनासिब समझे आपको एक रेगुलर फॉलोअप रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप
स्टेंट और बाईपास हम हमेशा कहते हैं कि वो मैकेनिकल फिक्स हैं। अंडरलाइन बीमारी वो आपके जिस्म में चल रही है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसको चेक रखने के लिए आपने रिस्क फैक्टर्स अपने कंट्रोल करने, अपनी दवाइयाँ बाकायदगी से लेनी है, वरना आपके मसले दोबारा बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम्स रहेंगी। ठीक, डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सेल्फ आइसोलेशन का, होम आइसोलेशन के बारे में भी बात की जा रही है, कुछ तजावीज़ भी दी गई हैं, क्या क्या उसके SOPs हैं, किस तरह से होम आइसोलेशन की इजाज़त अगर मिलेगी तो मिलेगी? देखिए, रिकमेंडेशंस ये हैं कि अगर किसी मरीज को कोविड का टेस्ट किसी वजह से वो करवाता है पॉजिटिव है और उसको कोई अलामात नहीं है, तो ऐसे मरीज को हमने घर में आइसोलेट कर देना है बिल्कुल। और आइसोलेशन के फिर आगे SOPs बने हुए हैं कि कैसे वो आइसोलेट घर में होगा, किस कमरे में रहेगा, उससे अगर कमरे में, घर में बहुत बड़ी जगह नहीं, एक कमरे में अगर फैमिली वाले रह रहे हैं तो कितने डिस्टेंस पे उसके साथ बैठेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेशेंट को कोविड है और माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, एक तो वो हो गया ना जिसको सिम्टम कोई नहीं और कोविड पॉजिटिव है, ऐसे बहुत सारे मरीज फिर रहे हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं और कोविड पॉजिटिविटी है उनकी, बिल्कुल, और कुछ ऐसे ही है। हाँ। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हल्के फुल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक गला खराब होना, हल्का फुल्का बुखार, ऐसे मरीजों को भी हम घर में आइसोलेट कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, जो SOPs बनी हुई हैं और बहुत सारे लोगों को इस बारे में मीडिया ने और डॉक्टरों ने इसकी आगाही दी हुई है। पर अगर किसी को अलामत बढ़ती है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसको सांस में तंगी आना शुरू हो जाती है या उसके सांस में खिंचाव ज्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को तो हर हाल में हमने अस्पताल दाखिल करना है और अंडर सुपरविजन ट्रीट करना है। ठीक है, होम आइसोलेशन के हवाले से भी कुछ तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं, लेकिन वो उसी हालात में मुमकिन हो पाएगा कि अगर ऐसे लोग जिनका कोविड पॉजिटिव है लेकिन उनमें किसी तरह के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं पाए जा रहे। डॉक्टर साहब, हार्ट पेशेंट्स के हवाले से क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि स्मोकर्स, वो हार्ट डिजीज तो रिस्क पड़ते हैं, और स्मोकर्स में कोविड के साथ भी अगर उनको इन्फेक्शन हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बड़ा एक और रीजन है हमारे पास, और एक कोविड की इन्फेक्शन ये नहीं कि चली जाएगी कुछ हफ्तों में, यू विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। तो स्मोकर्स को एक मैसेज है कि एक और मौका है स्मोकिंग छोड़ने का, प्लीज छोड़ दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका भी बहुत शुक्रिया। कई बार हम भी बात कर चुके हैं कि स्मोकर एट रिस्क हैं, आप में कोविड होने के ज्यादा चांसेस हैं और वल्नरेबल ग्रुप में भी आप शामिल हैं, इसलिए अच्छा मौका है, स्मोकिंग छोड़ दीजिए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सुंदस फाउंडेशन के खदमात के हवाले से हम बात करें। यासिन साहब, हमें ये बताइए कि डोनर्स के लिए SOPs क्या तय किए गए हैं, कितनी उम्र के अफराद होने चाहिए जो कि बेस्ट हैं खून के एहतियात देने के लिए? हमारे इदारे में जो है ये सारा अमल जो है डॉक्टर्स की निगरानी में होता है। डॉक्टर जो है जो भी ब्लड डोनर हमारे पास आता है उसको असेस करता है। सबसे पहले तो डोनर की उम्र जो है 17 साल से 18 साल की होनी चाहिए, उससे लेकर 60 साल तक की उम्र का सेहतमंद इंसान जो है वो खून का अतिया दे सकता है। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको चेक करते हैं और उनकी हिस्ट्री लेते हैं। अगर वो सेहतमंद हैं तो उनका ब्लड ले लिया जाता है और उसके बाद जो है वो ब्लड जो है स्क्रीनिंग करने के बाद जो है वो थैलीसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चे को या जिसको भी ज़रूरत होती है ब्लड की लगने की, उसको वो लगा दिया जाता है। अच्छा यासिन साहब, हम रोज़ाना की बुनियाद पे बात करें या फिर हफ्ता वार या फिर माहाना की बुनियाद पे बात करें तो कितने ब्लड बैग्स की ज़रूरत रहती है कि पेशेंट्स तमाम जो हैं वो उनकी सर्विसेज उनको मिलती रहे? देखिए, इस वक्त जो है वो अपना पूरे मुल्क में तकरीबन थैलीसीमिया के मरीज़ और हीमोफीलिया के मरीज़ मिला के जो है तकरीबन 1.5 लाख बनते हैं। 1 लाख से ज़्यादा जो हैं वो थैलीसीमिया के मरीज़ हैं और इसी तरह बाकी तकरीबन 15 से 20 हज़ार जो हैं या 40 हज़ार की हीमोफीलिया के मरीज़ बनते हैं। तो हर महीने जो है इनको पूरे पाकिस्तान में लाखों जो है वो खून की बॉटल्स जो हैं वो दरकार होती हैं। तो इसमें जो मुख्तलिफ इदारे काम करते हैं अपना किरदार अदा करते हैं और वो लोग कोशिश करते हैं कि इस कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। लेकिन जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के तवस्सुत से और हम जो कैंपेन्स अवेयरनेस की आगाही की कैंपेन चलाते हैं तो उसमें जो है एक बड़ा हिस्सा जो है वो ब्लड का इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अभी भी ब्लड की कमी का सामना रहता है थैलीसीमिया के इदारों को और थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चों को। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोग और आप लोग आगाही बढ़ाएंगे, लोग आगे बढ़ेंगे, खून का अतिया देंगे तो जो है कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। अच्छा यासिन साहब, रूटीन में तो आपकी तरफ से मुख्तलिफ तरह की आगाही भी चलाई जाती है, कोई कैंप्स भी लगाए जाते होंगे जो कि रूटीन की एक्टिविटी होगी, लेकिन अब लॉकडाउन है,
हमारे सरकारी इदारे भी बहुत सारे बंद हैं, हमारे तालीमी इदारे बंद हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक कहा जा सकता है कि वहाँ से लोग आते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट ब्लड डोनेट करते हैं। तो अभी क्या क्या चैलेंजेस है, किस तरह से जो आपकी डिमांड है बच्चों को ज़रूरियात पूरे करने के लिए उसको मीट किया जा रहा है? देखें, लॉकडाउन है और ये कोरोना वबा जो चल रही है, इसमें जो है ना सिर्फ सुंदस फाउंडेशन को बहुत परेशानी का सामना रहा है और इस वक्त भी है, और इसी तरह पाकिस्तान में जो बाकी थैलीसीमिया के सेंटर हैं उनको भी यही है। अभी मुझे मैं क्योंकि थैलीसीमिया फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, तो मुझे जो है वो कोहाट से जो है एक इदारे का फ़ोन आया कि हमारे पास O पॉजिटिव और A पॉजिटिव की शदीद किल्लत है और हमारे मरीज़ों को, तो हमने अपने इस्लामाबाद सेंटर से जो है उनको कल जो है वो 25 बैग जो हैं ब्लड बैग जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं मरीज़ों के लिए। तो इसलिए मेरी अपील है दोबारा सुनने वालों से और देखने वालों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सेंटर्स का रुख करें, वो सुंदस फाउंडेशन में भी आके दें और बाकी भी जो थैलीसीमिया के सेंटर्स हैं उनमें जो है वो ब्लड दें। लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी उससे जो है कमी काफ़ी हद तक जो है वो दूर हो गई थी, लेकिन रमज़ान है, रमज़ान में दोबारा जो है वो ज़रूरत है बच्चों को, थैलीसीमिया के बच्चों को। और इसी तरह मैं जिक्र करता चलूँ कि इसमें ये लॉकडाउन में और थैलीसीमिया के बच्चों के लिए जहाँ पे आप लोगों ने आवाज़ उठाई, वहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारे जो है वो सियासी रहनुमाओं ने भी जो है अपील की, जिनमें जिस तरह मैंने बताया कि दावत इस्लामी तो सियासी जमात नहीं है, उन्होंने जो है हज़ारों की तादाद में जो है वो खून की अतियात दी है। हमारे पास जो है तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुन जो हैं वो खून का अतिया देने के लिए आए, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने जो सबसे पहले जैसे ये लॉकडाउन शुरू हुआ और परेशानी का आलम हुआ तो सदर पाकिस्तान सुंदस फाउंडेशन इस्लामाबाद के सेंटर में तशरीफ लाए और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है वो अच्छी सहूलियात मिल रही हैं, उन्होंने लोगों से अपील की कि वो सुंदस फाउंडेशन को भी खून की अतियात दें और बाकी इदारों को। बहुत शुक्रिया यासिन खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी ये सुंदस फाउंडेशन मुन्नू भाई की एक काविश थी जो कि कार खैर का उन्होंने आगाज़ किया। बहुत सारी समाजी शख्सियात है, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ज़िंदगी के शख्सियात हैं जो इसको लेकर चल रहे हैं और आगे बढ़कर इन बच्चों की, इन मरीज़ों की मदद करें। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आप भी ज़कात अतियात अपने जो हैं वो सुंदस फाउंडेशन को ज़रूर दें, ब्लड भी डोनेट करें और लोगों की ज़िंदगियाँ बचाएं। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।